मिनिमाइज कर दूं इसको। स्टार इसको वहाँ कर दो। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं? चलिए, हाँ, हेलो हेलो एजाज, थैंक यू भाई, थैंक यू। पीयूष कुमार, थैंक यू। हाय ज्योति। चलिए, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा यस नो कीजिए। आज ये हम एक बहुत ही मज़ेदार सेशन लेकर के यहाँ मैं आपके लिए आया हूँ। हम जो है एग्जाम्पलर को यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा से एम्फेसिस करता रहा हूँ इस बात पर कि जो एग्जाम्पलर है वो बहुत ही कमाल की किताब है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव एंड नॉन ऑब्जेक्टिव दोनों ही जो हैं बहुत मज़ेदार हैं। इनसे दोनों चीज़ें होती है, एक तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, दूसरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप ठीक से जो है इस एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ये एक बड़ा जनरल टाइप का टॉपिक है। इस बड़ा ही मतलब जो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है लिविंग वर्ल्ड में, सेक्सुअल असेक्सुअल, उस सारे को लेकर के इस चैप्टर में समराइज किया गया है। तो बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ये। और हाँ बिल्कुल, नमस्ते 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 भाई हंसाराम चौधरी, नमस्ते सबको, नमस्ते, है ना। और आप क्या करें, मैं पहले आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट्स में अपना ऑप्शन आंसर जो है ना आपका वो आंसर यहाँ लिख दें। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज हमको इस चैप्टर को डिस्कस करना है, मैं ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव दोनों ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। A few statements describing certain features of reproduction are given below। ठीक है, पहला ऑप्शन है गैमेट फ्यूजन, मतलब ये आपको देखना है कि इनमें से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के लिए कौन सी बातें एप्लीकेबल हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद अपना आप आंसर, आप क्वेश्चन भी पढ़ते रहे, सुनते भी रहे और अपना आंसर सेलेक्ट करें। फर्स्ट है गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, सेकंड है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, थर्ड है रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस, फोर्थ है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। नाउ यहां गौर से देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन है सेकंड थर्ड, सी ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ, एंड डी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। जल्दी से बताएं कि इसका क्या आंसर होगा, ए बी सी डी। जल्दी से मुझे आंसर दें, यहाँ कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर लिखें, ए बी सी डी में क्या सही होगा। आशुतोष का आंसर आ रहा है सी, सी का मतलब है सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। जल्दी 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 आप अपने ऑप्शन टिक करते जाएं। चलिए, तो बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर टाइप किया है, आशुतोष, दीपांगी, हंसाराम, तो आपके आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन का मतलब है सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। जरा गौर से देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल सेकंड है और फोर्थ है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। ये यूं कह रहा है, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, कि जो दोनों में कॉमन है, यानी जो सेक्सुअल में भी हो रहा है और असेक्सुअल में भी हो रहा है। गैमेटिक फ्यूजन सेक्सुअल में होता है लेकिन असेक्सुअल में नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है। रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मियोसिस होता है, ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको। और प्रोजेनीज है रिजेम्बलेंस, तो निश्चित रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले तो टोटली जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले होते हैं वो भी कुछ कुछ समानताएं अपने पेरेंट्स के साथ रखते हैं। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टर्म क्लोन कैन बी अप्लाइड, हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय सेकंड क्वेश्चन।
आप स्क्रीन पर अच्छे से क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों? यस और नो कीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आज? उस दिन जूम की दिक्कत आ रही थी। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। पहला ऑप्शन, ऑफस्प्रिंग डू नॉट possess exact copies of parental DNA. Second option, DNA of only one parent is copied and passed on to the offspring. Third option है offsprings are formed at different times. Fourth option है DNA of parent and offspring are completely different. क्या आंसर होगा इसका? क्लोन क्यों नहीं कहते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वालों को? चलिए साहब, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेहा का आंसर आ रहा है ए, आशुतोष का ए, निहारिका ए, बहुत बढ़िया। सौम्या दास, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑफस्प्रिंग डू नॉट possess एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। क्लोन किसको कहते हैं? क्लोन का मतलब होता है बच्चों द पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। क्लोन इज द नेम ऑफ ग्रुप। क्लोन इज द नेम ऑफ ग्रुप, ठीक है ना? क्लोन कहते हैं ग्रुप ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। और ऑब्वियस सी बात है, उन सब इंडिविजुअल का जो पेरेंट होगा वो सेम होगा। और क्लोन का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है बच्चों, उसको कहते हैं रेमेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तो बाकी जैसे सेकंड ऑप्शन पर जाएं तो डीएनए इज ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड, तो ये तो गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट का होता है। दूसरा, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड, ये भी कोई मतलब नहीं है। डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है ना? क्लोन में ऐसा होता ही नहीं है, क्लोन इसीलिए नहीं कहते। तो ये है। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है? ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। उसमें आंसर आ गया था क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? चलिए आंसर दीजिए इसका। सम बाइनरी फ्यूजन। चलिए, इसमें देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड है, सेकंड ऑप्शन में सेकंड थर्ड है, थर्ड ऑप्शन में वन एंड थर्ड है। चलिए, तो इसका बहुत बढ़िया, ज्यादातर जवाब जो आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यानी कि वन एंड थर्ड। पहला सम यूकेरियोट्स और तीसरा सम प्रोकैरियोट। बिल्कुल सही जवाब है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। देखिए, आप जानते हैं अमीबा है, अमीबा यूकेरियोट है, ठीक है ना? तो वहां पर बाइनरी फ्यूजन हो रहा होता है। प्रोकैरियोट्स में भी कई स्पीसीज में जो है बाइनरी फ्यूजन हो रहा होता है, लेकिन सब प्रोकैरियोट में, सब यूकेरियोट में बाइनरी फ्यूजन नहीं होता। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए, फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन generally involves fusion of gametes. तीसरा ऑप्शन है मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और चौथा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रूल। चलिए, ये 4 ऑप्शन है। अब आपको देखना है कि इनमें से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी इन 4 में से कौन कौन से सही हैं। तो मैं वापस आपके सामने 4 ऑप्शन ला रहा हूं, बताइए मुझे जल्दी से इन 4 में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। बस आप तो 1 2 3 4 लिखें, 1 2 3 4 लिखें, 1 2 3 4 लिखें, कौन कौन से करेक्ट है, फिर ऑप्शन अपने आप छांट लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या सही है? पहला ऑप्शन सही है, गलत है? पहला ऑप्शन सही है या गलत है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल, सही है या गलत है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये सही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 पेरेंट हो, एक पेरेंट में भी काम चल सकता है। जैसे अपन देखते हैं एंजियोस्पर्म फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, तो उस फ्लावर में दोनों हैं। या जैसे हर्मेफ्रोडाइट होता है, अर्थवर्म,
तो एक ही पेरेंट है, ठीक है ना। इन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है साहब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन हो, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है मियोसिस नेवर, ये गलत है। अरे भैया बिना मियोसिस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रूल, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी, यानी कि इसके सही जो है फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब जरिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पर ये मिलता है हमको, ए बी सी डी। चलिए क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड सही थे और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मुझे ये बताएं बच्चों कि आपको ये सही है ना तरीका? हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, मैं इसको इस चैप्टर को ऐसे डिस्कस करूंगा। आप सेटिस्फाइड है इस तरीके से? जल्दी से मुझे थोड़ा यस कीजिए, नो कीजिए कि सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए बच्चों एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो क्या हम रिलैक्स मूड में हैं तो हम आराम से जवाब दे देते हैं। यहाँ हमारा जैसे कई लोगों ने पहले सोल्व किया होगा, आंसर याद होगा उनको। तो बच्चों अगर आपको आंसर याद है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो अभी मैं सेशन ले रहा हूं इसमें आपका फायदा क्या है कि आपका वो कॉन्सेप्ट जो है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए जो मैं बात जब इसको समझा रहा हूं ना, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा गौर से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ये कठिन क्वेश्चन साबित होगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन साबित होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से पढ़ लीजिए। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी एग्जिबिट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल दिखाती है एक एल्गी, ठीक है, जिसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है और मियोटिक डिवीजन हो रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एडल्ट फिलामेंट, अब इससे जो बना जो एल्गल फिलामेंट होगा वो कैसा होगा? पहला ऑप्शन हैप्लोइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमेटेंजिया, डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल, हैप्लोइड गैमेटेंजिया। चलिए क्या आंसर होगा? ज्यादातर का आंसर आ रहा है डी। भाई अरशद खान आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ रहा है, सौम्या गुप्ता का फर्स्ट आ रहा है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का, पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। देखो यहाँ क्या गलती कर रहे हो आप, ध्यान से देखना। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है एल्गी की। एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लोन्टिक। मेन प्लांट बॉडी हैप्लोइड है, गेमेट बना। गेमेट किससे बनेंगे एल्गी में, मुझे बताइए। गेमेट जो बनेंगे एल्गी में किससे बनेंगे? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। गेमेट मुझे बताइए जल्दी से, यहां लिखिए। एल्गी में गेमेट फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा या मियोसिस से? एल्गी में गेमेट फॉर्मेशन। अंबिका कंवर आपका भी सी आ रहा है, गलत है। जिनका आंसर गलत है तो समझिए मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं। ये देखिए, स्पोर्ट्स फॉरएवर, स्पोर्ट फीवर लिख रहे हैं मियोटिक। भाई साहब गलत जवाब है। अरे भाई अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, हैप्लोइड है, तो गैमेट तो माइटोसिस से ही बनेंगे। तो ये जो गैमेट बने हैं एल्गी में, यह माइटोसिस से ही बने हैं, ठीक है। और जब इनका फ्यूजन होगा तो 2n होगा जाइगोट, ठीक है। और इस 2n जाइगोट में होगा मियोसिस। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी exhibit type of sexual cycle in which meiotic division occurs after formation of zygote। ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि meiotic division occurs after formation of zygote। ये देखिए, ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। अब ये जो जाइगोट में मियोसिस हुआ है, इससे बनेगा n, और यह n वापस बनाएगा अलगल फिलामेंट को। इसको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब गौर से देखिए, जैसे पहला ऑप्शन है
कि हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल, ये बात सही है, लेकिन इस पे जो गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया का मतलब जहां गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, N3D आर्किगोनिया, डिप्लॉइड। अरे भाई, अगर वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है तो गैमेटेंजिया डिप्लॉइड कैसे हो जाएगा? ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी, डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल। अरे भाई, डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल कहाँ है? वेजिटेटिव सेल तो हैप्लॉइड ही है, तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल और हैप्लॉइड नहीं, और मेन जो आंसर है आपका वो है डी ऑप्शन, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल। ये देखिए, इस जाइगोट में मियोसिस हुआ, ये बना और इससे बन गया ये हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल, और इस हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल पर ही ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगे N3D आर्किगोनिया, जिसने बनाए ये माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमेट्स। तो जो गैमेटोंजिया होगी वो भी हैप्लॉइड होगी, ठीक है ना। चलिए, अब क्लियर है बच्चों आपको? याद रखिए, एल्गी में मियोसिस अरे मैंने बताया ना यार, देखो बच्चों, फंडा क्या है, पूरे लिविंग वर्ल्ड में 3 मियोसिस होते हैं। गेमेटिक मियोसिस जो सिर्फ एनिमल में होता है, जाइगोटिक मियोसिस जो सिर्फ एल्गी में होता है, और बाकी सारे जो प्लांट्स हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब में मियोसिस होगा कौन सा? तो इन सब में मियोसिस होगा स्पोरिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसका मुझे सही जवाब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसका सही जवाब चाहिए मुझे। मेल गैमेट, गौर से देखिए, मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट, राइस प्लांट का मेल गैमेट है, उसमें कितने क्रोमोजोम है? 12, ठीक है। क्रोमोजोम है 12 न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियस में? मेल गैमेट के। आपको बताना है इस प्लांट के फीमेल गैमेट, जाइगोट और सीडलिंग में कितने क्रोमोजोम होंगे। चलिए जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश सौम्या, श्रेया, सी। हाँ भाई, स्पोर्ट फीवर, अब ठीक जा रहे हो आप। चलिए बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों का आंसर है सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सही जवाब है इसका सी ऑप्शन। भाई देखो, मेल गैमेट राइस है ना, राइस, तो राइस के क्या है? एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट कैसा होता है? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? तो स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट यानी 2n, तो गैमेट क्या हुआ? n, यानी n बराबर 12। तो अब पूछ रहा है कि फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट n होगा, तो 12 हो गया। फिर दूसरा पूछ रहा है जाइगोट, तो n और n 2n 24, और सीड, तो ऑब्वियस सी बात है सीड भी 24 होगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए ये क्लियर हो गया ना, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ भाई चेतन बहेरा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। गिवन बिलो आर few statements related to external fertilization. Choose the correct statement. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में कुछ दिए हुए हैं, पढ़ लें आप क्वेश्चन जल्दी से और फिर आप जवाब देना शुरू करें। चलिए क्या आंसर होगा? ABCD। चलिए बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों का जवाब बी आ रहा है, एक आध जवाब सी आया है, बाकी सारे ज्यादातर लोगों का, ये देखो सिद्धिया गायकवाड़ भाई, आपका आंसर आ रहा है ए। नहीं, ए नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 1 और 3। पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि ऐसा क्यों है। ये पूछ रहा है कि जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए क्या सही है। तो पहली बात, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। बिल्कुल बात है, अगर मेल फीमेल गैमेट्स साइमल्टेनियसली रिलीज नहीं होंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ये सही हो गया। फिर ओनली फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड, ये गलत है भाई, सेकंड ऑप्शन गलत है। याद रखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो हर एक का साथ, हर जो है स्पर्म का या मेल गैमेट का फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। और इसलिए इस संभावना को बढ़ाने के लिए जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया सेकंड। थर्ड, वाटर इज मीडियम, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। जहां भी एक्सटर्नल, चाहे वो प्लांट हो, एल्गी हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो,
या जैसे एनिमल में एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, तो इन सब में फर्टिलाइजेशन होता है वाटर में, तो ये सही है। और चौथा ऑप्शन, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेज ऑफ सर्वाइवलनेस, नहीं ये गलत है। सर्वाइवलनेस के चांसेज उनके बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो है उनका पहली बात, जो मान लीजिए फर्टिलाइज भी हो गया तो उनके जो प्रीडेटर्स वगैरह होते हैं वो उसको खा जाते हैं, उन एग्स को, उन जो मेल गैमेट हैं स्पर्म को, उनको कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। मान लो फर्टिलाइज हो गया तो फिर उसमें लार्वा वगैरह बनते हैं, तो उसको कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, तो उनके सर्वाइवलनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। इसमें थोड़ी सी हमको, मैं बता दूं आपको, एक चीज करनी पड़ेगी। यहाँ जो पिस्टल लिखा है ना, इस पिस्टल के बजाय इसको आप माने गाइनोशियम, इस पिस्टल के बजाय आप इसको कंसिडर करें गाइनोशियम, और फिर आप जवाब दें। जहां जहां पिस्टल लिखा हुआ है ना, वहां वहां गाइनोशियम माने आप। जैसे यहाँ पिस्टल लिखा हुआ है तो इसको भी आप गाइनोशियम मानिए, यहाँ पिस्टल लिखा हुआ है तो इसको भी आप गाइनोशियम मानिए। चलिए वो मैं भी आपको बता दूंगा ऐसा मैंने क्यों माना। पिस्टिल ऑफ फ्लावर के बजाय आप समझे गाइनोशियम ऑफ फ्लावर। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है, ज्यादातर लोगों का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप पिस्टल को गाइनोशियम मानिए भाई। ये आप कुछ लोगों का डी भी आ रहा है, नहीं डी नहीं है, इसका आंसर है ए। क्योंकि देखिए पिस्टल में प्रोड्यूस मैनी मोर देन वन सीड्स, ये सही बात है। वो क्यों, इस पर आ जाइए। उस पर पहले मैंने इसको ईच कार्पल में है वन, ये पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, ये जो है ना, ये बच्चों कार्पल एंड पिस्टल एक ही बात है। कार्पल कहो, पिस्टल कहो, मेगा स्पोरोफिल कहो, एक ही बात है। ये सब इंडिविजुअल यूनिट है किसकी, गाइनोशियम की, ठीक है ना। ये सब इंडिविजुअल यूनिट है गाइनोशियम की, इसलिए हम गाइनोशियम को कहते हैं मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, ठीक है ना। अब जैसे पहला ऑप्शन है कि पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, सही बात है। अरे भाई कार्पल का ही पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ओवेरी में होता है ओव्यूल, तो एक ओवेरी में ओव्यूल की संख्या एक से ज्यादा होती है, एक भी होती है, एक से ज्यादा भी होती है। मटर है तो एक से ज्यादा ओव्यूल है, और जैसे आप चना ले लीजिए तो एक ही ओव्यूल है, ठीक है ना। तो एक पिस्टिल में एक से ज्यादा सीड होते हैं, ठीक है। ईच कार्पल में हो मोर देन वन ओव्यूल, ये वही बात हो गई। मैंने क्या कहा, कार्पल कहो, पिस्टिल कहो, मेगा स्पोरोफिल कहो, एक ही बात है। तो ईच कार्पल, गाइनोशियम एक से ज्यादा कार्पल से बनता है, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है, आप इस कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को। चलिए आ जाइए जरा, तो ये हो गया। तो ईच कार्पल है ओनली वन ओव्यूल, ये गलत है भाई। मैंने अभी क्या कहा, एक कार्पल में एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं। देखिए याद रखिए, कार्पल के 3 पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, और ओवेरी में ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, इसलिए ये गलत हो गया। पिस्टिल है ओनली वन कार्पल, अरे भाई ये तो वैसे ही गलत है। पिस्टिल एंड कार्पल बोथ आर सिनोनिम्स, और इसलिए सही आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और इसलिए इसका आंसर हो गया ए। चलिए हाँ भाई बहुत बढ़िया। आशुतोष कह रहे हैं कि 9th क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हाँ भाई आशुतोष सही कह रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ इस क्वेश्चन के को लेकर के। देखें क्या जवाब आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डिस्क्राइब करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। पहला ऑप्शन है
दोनों में एक जिंदगी में एक ही बार बनते हैं, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। दूसरा, बोथ एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एग्स आर स्टेशनरी। तीसरा, बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल। और चौथा, सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अच्छा, यहाँ आपको देखिए ये मोर देन वन करेक्ट हैं, तो इसमें आपका आंसर क्या, या तो 1 2 3 4 करके बोले। मैं वापस एक बार 1 2 को आपकी स्क्रीन पर ला देता हूं। 1 है दोनों में एक जिंदगी में एक बार बनता है, 2 है स्टेशनरी होता है दोनों का एक, 1 2। तो या तो 1 2 3 4 करके दे या ABCD करके दे, या तो 1 2 3 4 करके दे या ABCD करके दे। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये जिनका भी बी आ रहा है ना भाई साहब, ये आपने रट्टा लगाया हुआ है बी। इस क्वेश्चन को आपने, इसका सही आंसर है ए, यानी सेकंड एंड फोर्थ। तो फोर्थ तो आपको दिख ही रहा है कि सिनगेमी इन बोथ। देखो सीधी सी बात है, एक के साथ जब सिनगेमी होगी यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे जाइगोट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन गलत है, बोथ एग ऑफ ह्यूमन एंड एंजियोस्पर्म आर मोबाइल। भैया दोनों में इमोबाइल होता है। सेकंड जो है वो बड़ा मजेदार है। सेकंड जो ऑप्शन है ये सही है या गलत है, मुझे बताइए। सेकंड ऑप्शन सही है या गलत है? सेकंड ऑप्शन सही है या गलत है? सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट और इनकरेक्ट, ये सही है या गलत है? सेकंड ऑप्शन सही है या गलत है? जसवंत बोल रहे हैं गलत है। कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ सही बोल रहे हैं। मीर इरगान बोल रहे हैं कि गलत है। देखिए बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 1 मिनट के लिए जल्दी से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें। हाँ, नैना कह रही है कि सर ह्यूमन एक तो इम्प्लांटेशन के बाद स्टेशनरी होगा ना, इसका पहले मतलब मोबाइल होता है। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को छोड़ो। मुझे बताइए, फुटबॉल इज स्टेशनरी और मोटाइल? फुटबॉल इज स्टेशनरी और मोटाइल? फुटबॉल इज स्टेशनरी और मोटाइल? जसवंत आपसे चाहिए जवाब। फुटबॉल स्टेशनरी होती है कि मोटाइल होती है? जल्दी। अच्छा, बोथ। अरे भाई साहब, मोटाइल उसको बोलते हैं जिसमें खुद में चलने की क्षमता हो। जिसमें चलने की क्षमता नहीं होती ना, वो मोटाइल नहीं होती। आई बात समझ में? जब कोई दूसरा चलाया तो इसका मतलब वो नहीं है। याद रखिए, ह्यूमन एग जो कंफ्यूजन होता है ना, ह्यूमन एग जो होता है वो मोटाइल नहीं होता। ह्यूमन एग को वहां फेलोपियन ट्यूब में वो जो क्या होते हैं, वो सीलिया, वो मूव करा रहे होते हैं। ह्यूमन उसमें फर्टिलाइजेशन वहां होता है ना फेलोपियन ट्यूब में। तो समझ रहे हैं आप, खुद एग नहीं मूव कर रहा है। याद रखिए, ह्यूमन एग नहीं मूव कर रहा है। ह्यूमन एग को मूव कराते हैं वो सीलिया। वो आप ज्यादा अच्छे समझते हो, मैं जूलॉजी वाला नहीं हूं, बॉटनी वाला हूं, पर मुझे पता है, ठीक है ना। तो भाई साहब, ह्यूमन एग भी स्टेशनरी होता है और एंजियोस्पर्म एग तो स्टेशनरी होता ही, आप जानते हैं एम्ब्रियो सेक में। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसमें बुक में आंसर गलत दिया है। इसका बुक में शायद आंसर बी दिया है, इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर है ए। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10, Question number 10. Appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because, यानी जिंजर में और जो सुगरकेन है इनमें जो नोड्स होती हैं वहां से वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहला है, नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड, नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स,
नोड्स आर लोकेटेड नियर द सोइल। चौथा है नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स। ABCD। नैन्सी का सी आ रहा है जवाब भाई, प्राची का भी सी आ रहा है, साक्षी का भी आ रहा है। नोड से वेजिटेटिव प्रोपोगेल क्यों बन जाता है? सिंपल सी बात है, नोड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों हो जाता है? चलिए देखिए बच्चों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। होने को तो ये बात भी सही है कि नोड शॉर्ट होते हैं, लेकिन इसका वेजिटेटिव प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी सही बात है कि जमीन के पास होते हैं, लेकिन इसका वेजिटेटिव प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, तो जो है इसका कोई मतलब नहीं है। जो है नोड से लीफ बनती है। फंडा दे रहा हूं आपको, फंडा याद रखना कि जिस सेल में डिवीजन की प्रॉपर्टी होगी ना, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिस सेल में डिवीजन की प्रॉपर्टी होगी ना, वही गैमेट बनाएगा, उसी से जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, उसी से जो है रिप्रोडक्शन होगा, चाहे सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो। पहली आवश्यकता है, आप कल्चर मीडियम में किसी सेल को, डिफरेंशिएटेड सेल को कोई नया प्लांट बनाने के लिए ले जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप केलस बनाते हैं। केलस क्यों बनाते हैं? केलस इज द ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, इसलिए जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वह है ऑप्शन बी। चलिए आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। आप यूं समझ लो कि आपने एग्जाम करके क्वेश्चन सोल्व कर लिया ना, ऑब्जेक्टिव नॉन ऑब्जेक्टिव सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, चैप्टर क्लियर है आपका, कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू that elaborate sexual reproduction process, sexual reproductive process appeared much later in the। सीधी से मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के दौरान बाद में क्यों आया। ये मैंने आपको बताया है कि असेक्सुअल पहले आया, सेक्सुअल बाद में आया, तो ऐसा क्यों हुआ? चलिए चलिए, ज्यादातर लोगों का सही जवाब आ रहा है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। देखिए पहली बात तो सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए ये यूं कह रहा है कि भाई इसमें 1 भी दे दिया, हालांकि ये क्वेश्चन पूछ ऐसा रहा है कि जो जैसे एंजियोस्पर्म है, वर्टिब्रेट्स हैं, इन ज्यादातर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता है, सेक्सुअल क्यों होता है? तो लोअर एनिमल्स में सही बात है, सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था इसलिए असेक्सुअल हुआ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, ये भी सही बात है, ये सपोर्ट है इस बात का, ठीक है ना। और फोर्थ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप, नहीं ये गलत बात है। हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में तो बहुत कम होता है। हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, तो ये सही बात है, वर्टिब्रेट्स एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस हैं, और इसलिए ये इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि भाई इवोल्यूशन के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह बाद में आया, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ऑफस्प्रिंग फोर्ड बाय सेक्सुअल एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन असेक्सुअल, क्यों क्यों क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों में ज्यादा क्यों वेरिएशन होते हैं? आशुतोष का बी आ रहा है जवाब। स्पोर्थी का भी बी आ रहा है भाई। मनीष पालीवाल बी आ रहा है भाई साहब आपका। कुसुम का भी बी आ रहा है भाई। जसवंत सिंह का भी, भाई जसवंत सिंह क्या बात है भाई, क्या क्या कर रहे हो भाई। चलिए कुछ लोगों का सी आ रहा है भाई। तंबोली आदित्य, चेतन बेहरा का बी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का, नैन्सी शर्मा का सी आ रहा है। चलिए
भाई साहब सी कैसे दे रहे हो आप, देखो तो सही जरा। अरे यार फर्टिलाइ दो डिफरेंट स्पीसीज में होता है क्या फर्टिलाइजेशन? जो सी आंसर दे रहे हैं उनकी कह रहा हूं मैं। ठीक है। हाँ भैया, जिनका बी था सबका सही था, क्योंकि गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स है क्वालिटेटिवली, बिल्कुल क्वालिटी, क्योंकि गैमेट बनते हैं मियोसिस से, और मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ में? और ये जो सी दे रहे हैं भाई साहब, अरे भैया कभी भी फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में नहीं होता है। ऑलवेज जो होता है ना फर्टिलाइजेशन, वो एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल में होता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए। तो यही है इस क्लास का ऑब्जेक्टिव, यही है कि हम अपनी गलती को ठीक करें। हाँ भाई, हंसाराम। चलिए। हाँ, हमारे यहाँ गांगिया का मतलब होता है भोला व्यक्ति, ठीक है। हंसाराम बदमाशी कर रहा है हंसाराम। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जल्दी से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। और यहाँ इस फर्स्ट ऑप्शन में जो हर्मेफ्रोडाइट लिखा है ना, ये गलत लिखा है। डायोसियस को हर्मेफ्रोडाइट नहीं कहते, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं मोनोशियस को। ये गलत लिखा है हर्मेफ्रोडाइट यहाँ। चलिए, ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है सी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन, डायोसियस ऑर्गेनिजम्स सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, कोई डायोसियस प्लांट का एग्जांपल लिखेगा यहाँ जल्दी से? डायोसियस प्लांट का एग्जांपल लिखो। हाँ भाई, जसवंत सिंह लिख लिख। प्राची लिखे भाई, क्या कोई एग्जांपल लिखे डायोसियस प्लांट का, डायोसियस प्लांट का? चलिए, बहुत बढ़िया। पपाया सबसे फेमस है, पपाया, डेट पाम, बिल्कुल। मार्केशिया, मार्केशिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और एनिमल तो डायोसियस भाई, ह्यूमन भी डायोसियस ही है ना। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला अलग, ये तो आप फिर जानते ही हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ऐसा क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में? चलिए, डेट पाम नहीं नहीं, कारा डायोसिस नहीं है भाई, कारा डायोसिस नहीं है अजीत, कारा डायोसिस नहीं है। कारा जो है ना, मोनोशियस है, यानी उसमें एक ही प्लांट पर एंथ्रीडी आर्किगोनिया होता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हंसाराम का सी आ रहा है, बाकी ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है। अभिनव हेलिक्स का बी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, नैना सही कह रही है, कारा मोनोशियस होता है। चलिए, क्या आंसर होगा कि भाई नेचुरल डेथ नहीं होती सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में? चलिए, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। द पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें इक्वली डिवाइडेड हो जाती है, और इसलिए बाकी दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये कोई मतलब नहीं है इसका। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, ये भी ठीक है। पर इसका जो मेन जो कह रहा है कि वाई दो नॉन नेचुरल डेथ, ये भी सही है कि बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन जो मेन चीज है कि भाई नो नेचुरल डेथ, तो पेरेंट बॉडी दो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। चलिए, बाकी इसका तो कोई मतलब नहीं। फोर्थ ऑप्शन। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, फिजियोलॉजी, चलो हो गया, जेनेटिक मेकअप। चलिए, बाकी तो इतना सब चीजें ये मायने नहीं रखती है। फिजियोलॉजी मायने रखती है, बिल्कुल सही बात है। मॉर्फोलॉजी इतनी मायने रखती है जितनी फिजियोलॉजी मायने रखती है। इसमें सारे ही आ गए, हैबिटेट भी, फिजियोलॉजी भी, और जेनेटिक मेकअप भी, ठीक है ना। तो इससे डिसाइड होता है कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल करेगा कि एसेक्सुअल करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है आपको। इनकरेक्ट, गलत कौन सा है?
चलिए, ज्यादातर लोगों का जवाब आ रहा है बी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बी ऑप्शन। देखिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। सही बात है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये सही बात है। जू स्पोर जो होते हैं ना, जू स्पोर अलगी में बनते हैं, जू स्पोर, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनते हैं। ये कह रहा है कि जू स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट, ठीक है, सही बात है, जो ऑफस्प्रिंग बना रहा होता है विदाउट द। एक चीज बोलूं मैं आपको, एक मजेदार बात, इसमें देखो, एक ये लिखा है विद और विदाउट फॉर्मेशन। तो विदाउट फॉर्मेशन तो समझ में आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन इसने ये क्यों लिखा विद गैमेट फॉर्मेशन? ये क्यों लिखा, कोई बताएगा? ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है जिसमें गैमेट बनते हैं? बहुत बढ़िया जसवंत सिंह, हनी बी। और प्लांट में एपोमिक्सिस, बहुत बढ़िया, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, हनी बी, बहुत बढ़िया। एक तो हनी बी और एक एपोमिक्सिस, जो डिप्लोस्पोरी होती है, एपोस्पोरी होती है, उसमें एग बनता है लेकिन वहां मियोसिस नहीं हो रहा होता, इसलिए उन दोनों में एग जो होता है ना वो डिप्लॉइड होता है। तो एग बनता है, गैमेट बनता है, इसलिए ये लिखा है, बड़ा गजब का। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस किताब को सोल्व करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट? यानी फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या घटना होगी? ये तो आसान है, जल्दी से जवाब दें इसका। चलिए, सही आंसर है बी, ज्यादातर लोगों का सही जवाब है, ये आप समझ गए हैं, पोस्ट फर्टिलाइजर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट। मेज प्लांट के शूट टिप में 20 क्रोमोसोम है, तो इस प्लांट के माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल? हेलिक्स का आंसर बी आ रहा है भाई। अब अनिर्बाण का भी आंसर बी आ रहा है भाई, गौर से देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल सी आ रहा है। अनिर्बाण आपने सी कर दिया, अनिर्बाण आपने सी कर दिया, पहले आपका जो है बी आ रहा था, अब आपका सी आने लग गया। चलिए, अरे भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ए आप जो गलती कर रहे हैं, जिसने भी ए के अलावा आंसर दिया है, बी या सी दिया है, आप देखिए भाई साहब, ये पूछ रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर नहीं पूछ रहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? तो भैया माइक्रोस्पोर मदर सेल तो डिप्लॉइड होगी ना। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को कहते हैं मियोसाइट, जिसमें मियोसिस होता है और जिससे बनता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो हैप्लॉइड तो माइक्रोस्पोर होता है, न कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलिए, अब मैं कुछ जो है बड़े अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, वेरी शॉर्ट आंसर में भी कुछ क्वेश्चंस पर मैं आ रहा हूं। चलिए, नैना कह रही है भाई मदर सेल जब मियोसिस करेगी तब 10 होगा, उससे पहले तो 20 ही होगा ना। तो वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि शूट टिप में 20 क्रोमोसोम है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में तो 20 होंगे ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए जरा। वेरी शॉर्ट आंसर में मैं कुछ क्वेश्चंस को यहां डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था,
2 व्हाई डू वी रिफर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लोन। तो क्लोन का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जरा। मेंशन 2 इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा एंड यीस्ट दैट इनेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली असेक्सुअली। कोई जवाब देगा इसका? इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। 2 कैरेक्टर बताइए अमीबा और ईस्ट के जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भाई वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं, ये कह रहा है कि मेंशन 2 इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके कोई ऐसे इंटरनल कैरेक्टर जो इस बात का समर्थन करते हैं कि वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। एक तो यूनिसेलुलर, तो एक तो हो गया यूनिसेलुलर। दूसरा कैरेक्टर क्या लेंगे? ये तो हो गया। दूसरा क्या? 2 पूछ रहा है, 2। दूसरा है, अभी मैंने आपको बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिनमें होता है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? और ये वो 2 कैरेक्टर हैं जो इनको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, पोटैटो ट्यूबर जो है वो एक अंडरग्राउंड पार्ट है, लेकिन इसको माना जाता है स्टेम। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई द पोटैटो इज स्टेम। आपको 2 रीजन बताने, जल्दी है, छोटा छोटा। हाँ, हिट लाइक करते रहे भाई, हिट लाइक करते रहे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। नोट्स एंड इंटर नोट्स होते हैं, बहुत बढ़िया। और दूसरा लीफ बनती हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसके 2 कारण हो गए, प्रेजेंस ऑफ नोट्स एंड इंटर नोट्स, और आप जानते हैं लीफ जो होती है वो हमेशा जो है कहां से अराइज होती है? वो होती है नोड से, ठीक है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एनुअल और पेरिनियल प्लांट में शॉर्टर जुवेनाइल फेज किसकी होती है? और कारण भी बताएं। पहले तो मुझे बताइए, एनुअल और पेरिनियल में जुवेनाइल फेज यानी वेजिटेटिव फेज शॉर्टर किसकी होगी? आंसर क्या होगा? एनुअल और पेरिनियल? चिंतन, चिंतन, हाँ चिंतन है भाई, चिंतन आपका जवाब आ गया है। एनुअल, उषा का भी एनुअल है। हंसाराम सही है जवाब। सागर मूवीज एनुअल। साक्षी कह रही है पेरिनियल। साक्षी आपका जवाब गलत है भाई। अरे भाई, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल का मतलब समझते हो? एनुअल का मतलब एक सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। एक सीजन, इट्स नॉट ईयर, इट्स 1 सीजन। बाइनियल completes life cycle in 2 seasons, not year. Perennial completes life cycle in more than 2 seasons. Biennial 2 सीजन में कंप्लीट करेगा। तो पहला सीजन होगा उसका वेजिटेटिव का, दूसरा सीजन होगा उसका रिप्रोडक्टिव का। अब ये कह रहा है कि भैया किसमें जुवेनाइल फेज यानी प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि वेजिटेटिव फेज किसमें जो होगा वह छोटा होगा, छोटा। तो याद रखिए, एनुअल बाइनियल का दोनों का लाइफ स्पान 4 से 6 महीने का होता है। एनुअल बाइनियल दोनों का लाइफ स्पान 4 से 6 महीने होता है, लेकिन एनुअल में वो है 4 से 6 महीने एक सीजन के होते हैं, बाइनियल में वो 4 से 6 महीने 2 सीजन के होते हैं, ठीक है ना। और इसलिए एनुअल्स में जो वेजिटेटिव फेज रहता है वह शॉर्ट रहता है 2 से 3 महीने का, जबकि पेरिनियल्स का लाइफ स्पान बहुत ज्यादा होता है और उनमें कई वर्षों तक का जो है या लंबा एक प्री रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव रहता है, ठीक है। रही बात कारण क्या है, तो कारण यही है कि उनका लाइफ स्पान ज्यादा होता है पेरिनियल्स का, और एनुअल बाइनियल का लाइफ स्पान छोटा होता है।
नैना कह रही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑल फेजेस। किसमें? पेरिनियल्स में। देखिए जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें बहुत क्लियर कट ये डिफरेंशिएशन होता है, जुवेनाइल या वेजिटेटिव या प्री रिप्रोडक्टिव, मैच्योर या रिप्रोडक्टिव या जो है एडल्टहुड, और तीसरा सिनेसेंट या एज्ड या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। याद रखें ये डिस्टिंग्विश बहुत क्लियर कट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लांट है, कि वो एनिमल है, कि वो फंजाई है, सब में ये जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना ऑर्गेनिज्म, उन सब में ये क्लियर कट डिस्टिंग्विश होता है। ठीक है ना? चलिए आइए जल्दी से इनको सीक्वेंस में जमा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। है ना, ये इवेंट्स हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, है ना। मैं यहाँ आप तो केवल 1 2 3 4 लिख दें। ये एम्ब्रायोजेनेसिस को मैंने 1 लिख दिया, फर्टिलाइजेशन को 2 लिख दिया, गेमेटोजेनेसिस को 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब बताइए क्या सीक्वेंस होगी? 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, तो क्या सीक्वेंस होने वाली है? क्या सीक्वेंस होने वाली है? तो सीक्वेंस होगी 3 4 2 1, ये होगी सीक्वेंस। समझ गए ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, और ये देखो बस ये लॉजिक, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। छठा क्वेश्चन में ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सेट इन सेल्फ पोलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेल्फ पोलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सेट इज फार ग्रेटर देन अ डाइसिस प्लांट। ये क्वेश्चन आ चुका है एआईपीएमटी में ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसलिए मैं कहता हूं कि आप नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करें। एक डायोसिस प्लांट में फ्रूट सेट की संभावना कम होगी, क्यों? जबकि एक सेल्फ पोलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन की संभावना से फ्रूट सेट होना आसान है। बस, वेरी गुड। देखो डायोसियस प्लांट अगर है तो मानकर चलिए भाई साहब, मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट अलग, तो वहां बिना पोलिनेटिंग एजेंट के पोलिनेशन हो ही नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। जबकि अगर आप कह रहे हैं कि सेल्फ पोलिनेटेड है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ पोलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपकी दालें, चना, मटर, मूंगफली, इन सब में हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्योंकि क्लोज फ्लावर होता है और फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, चलिए ये भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। इन द प्रेजेंस ऑफ is the presence of large number of chromosome in an organism is hindrance का मतलब होता है बाधा, कंस्ट्रेंट। यानी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई बाधा है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं किरण, आप सही कह रहे हैं। ऑक्सालिस कोमेलिना, ये ऑक्सालिस जो होता है ना, इसमें भी क्लोज फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए आ जाइए जरा। क्या ये बाधा है क्या? पहले इसका जवाब दो, यस और नो। क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाधा है क्या? यस या नो? देखिए बच्चों, इसका जवाब यस भी है और नो भी है, तो ज्यादा उसमें हम जाएंगे नो। नो 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 नो। ओफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होता है, उसमें होता है शायद आई थिंक 2n बराबर 1260, 2n बराबर 1260 ये होता है ओफियोग्लोसम में, है ना। और वहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब मैंने नो क्यों कहा? ये तो नो हो गया कि भाई कोई बाधा नहीं है, क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा है, फिर भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यस क्यों कहा कि हाँ बाधा है? ये बाधा कहाँ है बच्चों? ये बाधा है जहां होती है पॉलीप्लॉइडी। जहां पॉलीप्लॉइडी होगी ना, वहां ये बाधा बनेगा। आप देखिए नेचर में पॉलीप्लॉइड्स बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं।
क्योंकि पॉलीप्लॉइड होते ही 3n 4n होते ही क्रोमोजोम की संख्या एक सेट में बढ़ जाती है। 3n होते ही एक सेट में 3 हो गए, 4n होते ही जो है 4 हो गए। और क्रोमोजोम जितना ज्यादा होगा डीएनए उतना ज्यादा होगा, और डीएनए जितना ज्यादा होगा ना सेल का मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा होगा, सेल उतनी ज्यादा एक्टिव होगी। और इसलिए लेबोरेटरी कंडीशन में जब कई बार पॉलीप्लॉइड्स तैयार किए जाते हैं तो वो सेल मर जाती है, क्योंकि सेल अपने मेटाबॉलिज्म को हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें जो वो क्रोमोजोम ज्यादा होने से, डीएनए ज्यादा होने से उस सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत भयंकर बढ़ जाता है, उसकी हर एक्टिविटी बढ़ जाती है और सेल उसको रेगुलेट नहीं कर पाती। इसलिए मैंने कहा यस हाँ ये बाधा है। लेकिन इन जनरल बात करें, क्योंकि नेचर में पॉलीप्लॉइडी बहुत कम होती है, इन जनरल बात करें तो क्रोमोजोम नंबर जिनमें ज्यादा है वहां भी आसानी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, उससे कोई ज्यादा बाधा नहीं आती। चलिए एक जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 कि इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पान। ऑर्गेनिज्म की साइज में और ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में कोई संबंध है? यस और नो? कोई संबंध है? नो। वेरी गुड, नो, है ना। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनका लाइफ स्पान कम होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे देखिए आप कछुआ छोटा सा है और उसका लाइफ स्पान लगभग 150 साल होता है, ठीक है ना। छोटा है कछुआ, 150 साल। घोड़ा 50 से 60 साल, घोड़ा 50 से 60 साल। घोड़ा बड़ा है लेकिन लाइफ स्पान 50 से 60 साल। कछुआ छोटा है, लाइफ स्पान कितना? लगभग 150 साल। वहीं आप देखिए तोता और कौवा दोनों एक जैसे ही हैं, साइज में लगभग समान है। कौवे की उम्र है कितनी? तो कौवे की उम्र है मात्र 15 साल, 15-17 साल। और तोते की उम्र कितनी है? 140 ईयर्स। आप देखिए 140 साल, इतनी, ठीक है ना। तो शरीर के आकार का इससे कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ये डायग्राम दिया हुआ है भाई, इसमें ए और बी इंडिकेट किया हुआ है। इनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? ये देखिए डायग्राम। चलिए ये कोमेलिना का डायग्राम है बच्चों, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, ए जो फ्लावर है इस ए फ्लावर में कैसा पॉलिनेशन, और ये जो जमीन के अंदर बी फ्लावर है इसमें कैसा पॉलिनेशन? जल्दी से बताइए। ए में कौन सा पॉलिनेशन? नहीं वो ठीक है, चास्मो में दिखा रहा है, कैसा पॉलिनेशन होगा? ए में कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ के क्रॉस। ए में होगा कैसा? सेल्फ की क्रॉस। ए में क्रॉस, और बी में ये क्लिस्टोगेमस है और इसलिए यहां होगा सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। टाइम खत्म हो रहा है इसलिए बस 1 मिनट का है, वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, बस 1 मिनट का समय है, फिर खत्म करेंगे इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोशियस एंड डायोसियस? इनमें मोनोशियस कौन सा है और डायोसियस कौन सा है? जल्दी बताइए। अर्थफॉर्म, मोनोशियस, डायोसियस? बस आप लिख दें अर्थफॉर्म मोनोशियस, कारा मोनोशियस, मार्केंशिया डायोशियस, कॉकरोच डायोशियस। अभी बताया था मैंने। चलिए जल्दी से ये थोड़ा याद रखिए, मैच द कॉलम कीजिए जल्दी से। ए का मैच किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 14, ए का मैच किससे? ब्रायोफिल्म में क्या होता है? कौन सा वेजिटेटिव? ऑफसेट, आइज, लीफ बर्ड, बल्बिल। ए किससे जाएगा? ए किससे? सी। चलिए अगेव में क्या होगा? अगेव में बल्बिल। पोटेटो में आइज, और वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल, ऑफसेट। चलिए बच्चों, आप आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन यूज माई कोड CM Botany to get the 10% discount
ऑन प्लस कोर्सेज, ठीक है ना। एंथू कोर्स शुरू हो चुका है हमारा, आज कल से 20 जुलाई से नर्चर का कोर्स शुरू होगा और क्रैश कोर्स चल रहा है। और जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है आप प्लीज मेरा कोड यूज करें CM Botany, ठीक है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ CM Botany, आप जानते हैं CM का नाम ही बोटनी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए CM Botany, CM को बोटनी के लिए जाना जाता है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।